हाँ भाई, अब सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे सामने बोर्ड पर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट लगा लेना 2023 के एग्जाम के लिए ये वाली थ्योरम भी। समाकलन गणित की मूलभूत प्रमेय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और 4 नंबर में आने के चांस रहते हैं इस पूरी थ्योरम का हर बार एग्जाम के अंदर। ठीक है, 2023 के लिए भी स्पेशल आप इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हो मेरी तरफ से, ये एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, सभी को दिख रहा है सही? थोड़ा सा क्या है, जूम कर देता हूं मैं ना, बोर्ड थोड़ा बड़ा दिख रहा है। हाँ भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलो भाई, समाकलन गणित की मूलभूत प्रमेय। अब सुनना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलेशन। फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। और प्यारे बच्चों, आज से यानी कि आज बुधवार है, और मैंने आपको बता दिया था कि जो अपना अर्जुन बैच है वो बुधवार से चालू अपन करेंगे। तो सारे बच्चे देखो बैच को सपोर्ट भी करेंगे, आपके फायदे के लिए मैंने बैच चलाया है। अब जिन बच्चों की मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, और जिनको लगता है कि यार मुझे अवकलन समाकलन बेसिक से सीखने हैं, और आगे जाके थोड़ा सा मुझे टीचिंग क्षेत्र में जाना है या फिर कुछ भी करना है मान लो, तो ये क्लासेस आपके लिए बेस्ट होने वाली हैं। इसमें क्या है कि कंप्लीट मैं आपको बेसिक से लेके चलूँगा। सपोज करो, देखो ये सवाल है, अपन ये थ्योरम तो करवा देंगे, ये तो बहुत ही सिंपल थ्योरम है, लेकिन 4 नंबर की थ्योरम है। लेकिन मैं अगर बात करूँ उस बैच की, तो मैं देखो सिंपल सी बात है। सपोज करो अभी मैं आपसे कुछ पूछूं, ठीक है? जैसे मान लो कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से मैं पूछता हूँ कि अगर अवकलन के बारे में पूछूं कुछ, मान लो कि अवकलन क्या होता है, अवकलन कैसे बना, ठीक है? और सिंपल में अगर पूछूं कि भैया एक्स स्क्वायर का अवकलन अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 2x आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्यों आया है, तो शायद ही 100 में से 1-2 बच्चों को पता होगा कि 2x बना क्यों है, बाकी किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। मतलब वो जनरली सीख लेते हैं कि हाँ भाई इसका 2x होगा, लेकिन कैसे होगा नहीं पता। यही सीखेंगे अपन अर्जुन बैच के अंदर, ठीक है? और यहाँ पे अगर देखो इसका जनरल फॉर्मूला है, जैसे मान लो कि डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर एन बराबर एन डॉट में एक्स की पावर एन माइनस का 1। ये फॉर्मूला कैसे बनता है और किस प्रकार से अपन इसको बनाते हैं, क्योंकि देखो अवकलन की पहली सीढ़ी डिफरेंशिएशन जो हमारा है, उसकी पहली सीढ़ी पहला स्टेप जो है वो ये फॉर्मूला है। अगर आपको अवकलन सीखना है तो ये वाला स्टेप तो आपको आना चाहिए। अब बताओ, अगर इस वाले स्टेप का अगर आपको प्रूफ आए तो आपका इंप्रेशन जो है वो किस लेवल पर होगा। सपोज करो आप, जब आप 11th या 12th क्लास को कहीं स्कूल में प्राइवेट पढ़ाने गए, या फिर आप गवर्नमेंट टीचर बन गए, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब आप इन चीज़ों को बच्चों को डायरेक्ट बताओगे ना, मुझे पता है कि जब मैं पढ़ा था
आप भी पढ़े होंगे, उन टीचरों ने डायरेक्ट आपको अवकलन के बारे में बताया होगा कि ये एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और इसकी पावर करके तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया आपको कि ये कैसे बनेगा। ठीक है। और जिन बच्चों ने तैयारी करी होगी, आईआईटी की तैयारी करी होगी ना, उन बच्चों को तो फिर भी बहुत अच्छी नॉलेज होगी अवकलन के बारे में, समाकलन के बारे में। लेकिन जो बच्चे केवल 11th-12th करते हैं और बीएससी करते हैं ना, अब सोचो बीएससी थर्ड ईयर में बच्चे आ गए, लेकिन उनको फिर भी अवकलन समाकलन के फॉर्मूले याद नहीं है। और फॉर्मूले याद कैसे होंगे यार, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है फॉर्मूलों के अंदर, वो वाली बात है। तो बहुत अच्छा बैच है, मेरी तरफ से काफ़ी अच्छी कोशिश की जाएगी। आप सभी का रेस्पॉन्स अगर अच्छा मिलेगा तो कंटिन्यू रखेंगे बैच को। वैसे उम्मीद तो है कि मैं रेगुलर जो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाऊंगा शाम को 6 बजे, और 15 से 20 मिनट की एक लेक्चर रहेगा डेली का डेली। उसमें एक एक टॉपिक अपन रेगुलर सीखते हुए चलेंगे। पहले अपन अवकलन स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर। ठीक है। तो फ्री बैच रहेगा, आपको पता है इसमें कोई पैसे लग नहीं रहे आपके। आपकी नॉलेज को अगर आपको बढ़ाना है तो देखो टाइम देना पड़ेगा, और सिंपल सी बात है भैया, जिसको पढ़ना होगा वो टाइम तो देगा, साफ सी बात है। ठीक है। तो देख लीजिए, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप पढ़ लेना आराम से, क्योंकि अब ये टाइम ऐसा है दिवाली से पहले का या फिर दिसंबर से पहले पहले का मान लो, जिसमें आप थोड़ा बहुत बीएससी में बेसिक सीख जाओगे, तो बाद में जब एग्जाम टाइम में चीज़ों को रिवाइज करोगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी अवकलन समाकलन के बारे में। इसलिए चलो भाई, अब प्यारे बच्चों अब आते हैं अपन थ्योरम पे। ठीक है। थ्योरम पे आएंगे अपन, और क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट, किस प्रकार से एग्जाम में थ्योरम पूछी जाएगी। लिखो भैया आराम से बिल्कुल तरीके से। सम्मिश्र फलनों के लिए, फलनों के लिए, सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन गणित, समाकलन गणित की मूलभूत प्रमेय का कथन दीजिए। मूलभूत प्रमेय का कथन दीजिए एवं सिद्ध कीजिए, का कथन दीजिए, कथन दीजिए एवं सिद्ध कीजिए। कथन दीजिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है। स्टेट एंड प्रूफ। फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये तो हो गया एक जनरल सवाल, नॉर्मल सा। अब लिखते हैं इसका स्टेटमेंट कथन और करके, जो कि सवाल में आपसे सेकंड क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है। प्यारे बच्चों बिल्कुल आराम से लिखेंगे थ्योरम स्टेटमेंट को। यदि फलन एफ जेड, यदि फलन एफ जेड एक से संबद्ध प्रदेश, एक से संबद्ध प्रदेश, एक से संबद्ध प्रदेश जी में विश्लेषिक है, जी में विश्लेषिक है, विश्लेषिक है। यदि, अब देखो स्टेटमेंट पे फोकस करना, क्योंकि हर एक थ्योरम का जो स्टेटमेंट, यदि ए और बी दो पॉइंट हैं, दो बिंदु हैं जो कहां बिलोंग करते हैं, जी के अंदर, कहां काम आएगा अभी बताएंगे। तब आपको क्या करना है, तब आपको प्रूफ करना है, तब इंटीग्रेशन ए से लेकर बी, इसको देख लेना भैया आराम से।
एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू में फाई बी माइनस का फाई ए, ये आपको लेके आना है और यही आपकी समाकलन गणित की मूलभूत प्रमेय कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, और जहां पे लिख भी लो वेयर, जहां, यहां लिखो जहां आपका फाई जेड जो है वो एफ जेड का अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन, इनडिफिनाइट इंटीग्रल है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा सा लिख लेंगे भैया ध्यान से, बिल्कुल। इफ ए फंक्शन, अब देखो अगर डिजिटल बोर्ड अगर अपने पास होता तो मैं डायरेक्ट इसकी फोटो उतार के सिंपल आपको स्टेटमेंट समझा देता, लेकिन देखो साफ सी बात है, जब तक बोर्ड पर प्रॉपर सवाल लिखा हुआ नहीं होगा ना, तो मैं आपको कितना भी समझाने की कोशिश करूँ आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यार पहली बार ही तो पढ़ रहे हो आप, और पहली बार में कुछ समझ में नहीं आता बच्चों को, तो जितना सिंपल वे में समझाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अब आप सभी का सपोर्ट रहना चाहिए। देखो मैं तो फुल अपना है कि दिसंबर तक, जनवरी तक अपन व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये फुल चांस है। बस उसमें क्या है कि आप सभी का सपोर्ट और ऐड कर दें, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ये काम अपन कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो बहुत ही सुविधाजनक तो है बिल्कुल टीचरों के लिए। देन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी, इफ ए एंड बी बिलोंग टू जी देन, और ये आपको लिखना है ए से लेकर बी, एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ए फाइव बी है, ये फाइव बी माइनस का फाइव ए, वेहर जहां एफ जेड, आप लिख लेना, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, वेहर एफ जेड जो हमारे पास फंक्शन है उसका फाइव जेड क्या है आपका इनडिफिनाइट इंटीग्रल है, वेयर फाइव जेड इज इनडिफिनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड। लिख लेना आराम से भैया, इंग्लिश मीडियम में यहां तक तो दिख ही रहा है सभी को। अब इधर साइड का जो है वो भी प्रॉपर दिख ही रहा है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अब दिख जाएगा प्रॉपर। सारे बच्चे थ्योरम का स्टेटमेंट जो है उसको लिख लेंगे और डन का कमेंट करेंगे भैया फिर। आराम से थ्योरम को समझेंगे, देखो बिल्कुल एकदम इजी वे में। और मैं क्या कह रहा हूं, जो मतलब अपन को स्टेटमेंट या थ्योरी लिखनी है ना, वो मैं अब हर एक थ्योरम में लिखवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई पीछे जो थ्योरम करी थी ना अपन ने उनमें तो चलो नॉर्मल सी बात थी, लेकिन अब जो ये थ्योरम आ रही है ना, इन थ्योरम्स में अगर आप जो थ्योरी मैंने कल लिखवाई थी आपको पहले, अगर वैसा काम नहीं करोगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये पेपर जो है थोड़ा थ्योरेटिकल पेपर भी है। और बीएससी के अंदर आपको पता है लॉजिक बाद की बात है, पहले थ्योरी लिखो, काम सिस्टमेटिक तरीके से करो तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर भी नहीं मिलेंगे, ये वाली बात है। तो इसलिए आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा। और आप सभी के कोई कमेंट है तो बता दीजिए बरा, फटाफट से। हाँ भाई।
यहाँ पे संजू कुमार कह रहे हैं कि गुरुजी ये वाली यूनिट कब कंप्लीट होगी। देख भाई संजू, अगर मैं यूनिट नंबर सेकंड की बात करूं तो इसके अंदर अब मैं बताऊं लेक्चर बचे हैं 4 से 5। मतलब हुआ क्या है कि जो अपनी नेक्स्ट 5 तारीख आएगी ना, अगली 5 तारीख आ रही है, उस 5 तारीख तक पहले पहले मैं आपकी यूनिट नंबर सेकंड को कंप्लीट करवा दूंगा। फिर यूनिट नंबर थर्ड चालू कर देंगे, और यूनिट नंबर थर्ड को भी दिवाली से पहले पहले करके ख़त्म। फिर दिवाली के बाद जब आएंगे ना, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपकी यूनिट नंबर फोर्थ और फिफ्थ दोनों हो जाएंगी। 7 7 8 8 लेक्चर दोनों के अंदर हैं, तो बस 10 दिन तो 15 दिन मान लो, मतलब आधे नवंबर तक अपनी ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। निशांत कह रहे हैं कि सर मेरा कमेंट पढ़िए ऊपर वाला। चलो भाई, नहीं एसपी शर्मा कह रहे हैं ये काम। सर पिछले क्वेश्चन में लिमिट जेड प्लस का एच से जेड होती तो कुछ फर्क पड़ता क्या? मतलब समझा नहीं मैं। जेड से जेड प्लस का एच अगर लिमिट होती तो कुछ फर्क पड़ता क्या? देखो एक बात बताऊं मैं आपको सिंपल सी, है ना, ये थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूँ ना, फिर मैं जो क्वेश्चन पूछा है एसपी ने उनका जवाब देता हूँ एक बार। छोटी सी बात है ना, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये थ्योरम का स्टेटमेंट समझाऊं पहले मैं, उसके बाद में आते हैं सेकंड वाले सवाल पे। सुनो मेरी बात प्यारे बच्चों, समाकलन गणित की मूलभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, 4 नंबर का सवाल है, 2023 में आ सकती है। आंख बंद करके एग्जामिनर इसको उठा के देते हैं, हर बार एग्जाम में देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात आपको? अब सुनना, सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन गणित की मूलभूत प्रमेय का कथन दीजिए एवं सिद्ध करो। स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब इतने तो समझदार आप हो ही गए हो कि जब भी ये सवाल आपको आएगा एग्जाम के अंदर, तो कंपलसरी है आपको ये वाला स्टेटमेंट याद होना ही पड़ेगा। अगर ये स्टेटमेंट याद नहीं है ना, आपको मिलेंगे 4 में से 0 नंबर, 4 में से मिलेंगे 0। आपका पूरा कैलकुलेशन सही है, लेकिन अगर फिर भी ये स्टेटमेंट आपको याद नहीं है एज इट इज, आपको 4 में से 0 नंबर मिलने वाले, 4 में से 0 ही मिलेंगे, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। अगर यही एग्जाम में आ गया फिर तो आपको लिखना है लेट माना फलन एफ जेड एक से शब्द प्रदेश जी में विश्लेषिक है, ये सब कुछ आपको लिखना है, फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी। अब आप देखो, खुद देखो इस सवाल में क्या बोला गया है। एक से शब्द प्रदेश सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, और जो जी है वो क्या है, मतलब ये जो हमारे पास जी डोमेन है, इस डोमेन जी के अंदर आपका जो एफ जेड है वो क्या है, विश्लेषिक है, एनालिटिक है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद क्या करना है कि इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड जो है ए से लेकर बी, ये आपको प्रूफ करना है फाई बी माइनस का फाई ए के बराबर प्रूफ करना है आपको। ये वाली बात है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, देख लो आप आराम से। और यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी आपको डाउट, कोई समस्या यहां पर होगी। मतलब सिंपल क्या बोला है आपसे, प्रूफ करने के लिए बोला है कि आपको ये इंटीग्रेशन इसके बराबर निकालना है। बाकी और अनिश्चित समाकलन, इंडिफरेंट इंटीग्रल क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता है, इसके बारे में मुझे बताने की कोई रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होनी चाहिए। क्लियर है एकदम? चलो भाई ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। अब वहां पे एसपी ने एक सवाल पूछा था कि सर लास्ट वाला जो सवाल था ना, उसमें अगर आप जेड से लेकर जेड प्लस की लिमिट लेते तो वहां पर क्या हो जाता। ठीक है, देखो पहली बात तो क्या है कि जितनी भी थ्योरम्स है ना, मैं आपको बताऊं, जितनी भी थ्योरम है, जैसे ये थ्योरम है, इस थ्योरम में भी कुछ ज्यादा इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे थ्योरम्स जो है ना आपको पहले से ही लिखी हुई रहती हैं, फिक्स रहती हैं। मतलब इस थ्योरम में मैं एक छोटा सा भी वर्ड चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहले से ही फिक्स है कि नहीं है? बस मेरा काम क्या है, मेरा एक मतलब बीच का एक तरह से टीचर काम क्या होता है कि उस थ्योरम को बच्चों को एक्सप्लेन करना, और उस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है या फिर उसका सॉल्यूशन है
उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करके बच्चों को समझाना। बाकी मैं उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब आप कह रहे थे कि सर वहां पे अपन ने पॉइंट लिया था, देखो एक तो हमारे पास जेड नोट पॉइंट था, एक हमारे पास जेड था, एक जेड प्लस का एच था। तो आप ये कह रहे थे कि सर जेड से लेकर जेड प्लस एच हमारे पास डायरेक्ट नहीं ले सकते क्या? अब देखो डायरेक्ट लोगे तो आपको पता है जो इंटीग्रेशन हमने जोड़ के बनाया था वो कैसे बनेगा बताओ, ठीक है, इसलिए नहीं ले सकते अपन कि वहां पे जो एफ जेड हमने एंटर करवाया था वो सारी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आप ये वाली जो स्टेप है डायरेक्ट लिखने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? और मैं एक बात कह रहा हूं, इस थ्योरम में कोई सी भी थ्योरम हो उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा काम है एक मीडिएटर का, बचोले का काम मेरा, मैं केवल आपको स्टेटमेंट को समझाकर उसको एक्सप्लेन करके आपके दिमाग में उतारने का काम करूंगा। बाकी आपको पता है अगर आप बुक से भी वो थ्योरम पढ़ोगे ना, सेम कैलकुलेशन वहां पे लिखी हुई है, लेकिन क्या है उस लैंग्वेज को थोड़ा इजी करके कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैंने बताया है, बाकी उसमें मैंने कुछ भी बदलाव नहीं किया। थ्योरम जैसी जैसी है, मुझे थ्योरम याद है, रटी हुई है, ठीक है। बस मेरे को जो याद है ना उस चीज को आपको इजी वे में एक्सप्लेन करना, बस यही तो सॉल्यूशन है। बाकी इसमें क्या है, सब कुछ रटा हुआ है पहले से ही, अब मुझे बोर्ड पे लिखना है आके यहाँ पे, लेकिन एक एक चीज को समझाते हुए लिखना है, बस काम खत्म। तो ये होता है। बाकी आपको पता है कि कोई सी भी चीज होगी ना उसको अपन चेंज नहीं कर पाएंगे, ये वाली बात है। बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो भैया अब मेरी बात सुनो, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। स्टेटमेंट तो समझ में आपको आ ही गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और आपके मन में छोटे मोटे डाउट चलते रहते हैं, और डाउट चलेंगे नहीं तो दिमाग कैसे रहेगा? दिमाग को एक्टिव रखना है तो भैया आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। चाहे गलत सवाल पूछो, सही पूछो, पूछो तो सही, क्या फर्क पड़ता है? क्या पता एक ऐसा सवाल पूछ लिया आपने जो मेरे को भी नहीं आया और फिर मैंने भी कोई नई चीज सीख ली, है कि नहीं है? तो इसलिए मस्त रहो, आराम से पढ़ते रहो, मस्त रहो। और एक और बात, बच्चों को बताते भी रहो यार अपने बारे में यार, हमारा भी फायदा करवाते रहो आप साथ साथ। हालांकि वो तो कहने की बात नहीं है, देखो सिंपल सी बात है, जैसे आपने मेरे पास पढ़ रहे हो यहाँ पे, है ना, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा सा लगता होगा कि यार कुछ कमी है, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल डाई फैन है अपने, उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक दूसरे बच्चों को बता देते हैं कि यार वहाँ पे एक सर पढ़ाते हैं, शानदार पढ़ाते हैं, फीस तो बात की बात है लेकिन पढ़ाते भी शानदार ही हैं, फीस तो उनकी कम है ही लेकिन पढ़ाते भी शानदार हैं, ठीक है। तो बच्चों को कहने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको अगर अच्छा लगता है ईमानदारी से वो अपना आप बता देते हैं। और अगर मैं कहूँगा ना उनसे कि आप बच्चों को बताना, तो जानबूझ के नहीं बताएंगे। इसलिए मैं अधिकतर कम बोलता हूँ, हालांकि बोलना पड़ता ही है लेकिन मैं कम बोलता हूँ। एसपी शर्मा कह रहे हैं कि नहीं सर आपने जेड से जेड प्लस एच क्यों थी, मैंने इसका उल्टा अपोजिट बोल रहा हूं। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक काम करना, आप मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज के और हाईलाइट कर देना कि सर ये जो चीज़ है ना इसे उल्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन उसको व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर व्हाट्सएप पे डिस्कस करने वाली बात नहीं होगी, बड़ी बात होगी, तो कल की जो क्लास है उसमें कर देंगे ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है वो चीज़, ठीक है। तो डोंट वरी रहो उस चीज़ के लिए, जो अब आपका सवाल रहेगा कंप्लीट क्लियर करेंगे उसको, कंप्लीट क्लियर करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, यहां पे दिख रहा है आप सभी को? एक मिनट रुकना, हाँ भाई, एक मिनट रुको। अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में इधर कर देते हैं, अब सही है। अब सुनना, यहाँ पे दिख रहा है ना सभी को? यहाँ पे दिख रहा है, चलो ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसका आंसर, सॉल्यूशन कर रहा हूँ अपन। तो क्या करना, मैंने आपको पहले बोल दिया, और मैं ये दो तीन थ्योरम जो है इनके अंदर कंप्लीट लिखवा रहा हूँ, थ्योरी भी लिखवा रहा हूँ, आंसर कैसे करना है। प्यारे बच्चों मेरी लाज बचा लेना, और जितने भी थ्योरम्स है ना उसके अंदर ऐसे ही काम करना आप, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप मैथमेटिकल लिखने लग गए उसको। अरे जो भी थोड़ा बहुत थ्योरम में लिख रखा हो ना
उस स्टेटमेंट को लेट करके आगे लिखो माना और एज इट इज उस स्टेटमेंट को उतार दो बस। तो ये बचा लेना थोड़ी सी लाज, मैं लिखवा रहा हूँ इसलिए तो लिखवा रहा हूँ मैं, ताकि फिर क्या है इन थ्योरम्स में तो बहुत जरूरी होती है बात, तो इसलिए मैं तो इसको लिखवा ही रहा हूँ। माना फलन एफ जेड, फलन एफ जेड एक से सब, हालांकि बोरिंग लगेगा आपको कि सर ये क्या करा रहे हो, मतलब थ्योरी लिखवाने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है अभी तो नहीं है, लेकिन जब आप मान लो कि दूसरा पेपर पढ़ोगे, तीसरा पेपर पढ़ने लग जाओगे ना, तो थ्योरी भी याद नहीं रहेगी आपको। तो जब आपके पास लिखी रहेगी थोड़ी बहुत तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ऐसा कुछ काम करना है अपन को, ठीक है। इसलिए मैं एक दो थ्योरम में तो लिखवा देता हूँ। और ये क्या कर रहे हैं अपन, सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ था। आप भी लिख सकते हो स्टेटमेंट को देखकर, बस आगे लिख दिया लेट माना तथा ए कोमा बी बिलोंग टू जी। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है भैया, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी। इसका देखो सॉल्यूशन है ना, इतने इजी वे में मैं आपको समझा दूंगा, आप खुद सोच नहीं सकते। बस आप तो इतना सीखो कि जो अभी तक मैंने थोड़ा बहुत आपको स्टेटमेंट के बारे में बताया है वो सारी बातें समझ में आपको आ रही हैं या नहीं आ रही है। 5b माइनस का 5a ये आपको लेके आना है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। और वहां पे लिख भी लो कि यहाँ पर जो हमारे पास में 5z है वो fz का क्या है भैया, अनिश्चित समाकलन है। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी भैया, लेट, पूरी लिख रहा हूं मैं एकदम, लेट ए फंक्शन एफ जेड, फंक्शन एफ जेड इज एन एनालिटिक, एनालिटिक फंक्शन एंड a comma b belong to g, then we prove that, then we prove that, then we prove that। और इंटीग्रेशन हमारे पास में वही a से लेकर b, एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 5b माइनस का 5a, जहां पे लिख दो वेयर एफ ऑफ जेड एच इंडिफिनाइट इंटीग्रल ऑफ, नहीं नहीं उल्टा लिख दिया, वेयर फाई जेड एच इंडिफिनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड, स्मॉल एफ जेड की बात कर रहा हूं मैं। ये इसका स्टेटमेंट था हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। अब कोई लिखेगा नहीं, अगर जिसने लिख लिया हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब कोई लिखेगा नहीं। सुनना, अब इसका मैं आंसर कर रहा हूं, सुनना भाई ध्यान से, यहां तक लिख लिया ना। उसके बाद ये तो आपका जो स्टेटमेंट दिया गया था उसको आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया है और इसमें कुछ भी नहीं किया, दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अब दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो लेट माना, लेट माना, हमने क्या मान लिया, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद, अब ये तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही अपन ने लिखा है, ठीक है। हमने माना कि लेट एक कैपिटल जेड एफ ऑफ जेड स्मॉल एफ जेड का क्या है भैया, अनिश्चित समाकलन है, इंडिफिनाइट इंटीग्रल है। मतलब ये हमारे पास में जो कैपिटल एफ जेड है ये मैंने माना है कि स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकलन है, इंडिफिनाइट इंटीग्रल है। अब अनिश्चित समाकलन की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एफ जेड बराबर लिख दूं इंटीग्रेशन, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भैया, यहाँ पे लिखूं मैं एफ टी डी टी, तो कोई दिक्कत है किसी को, और मैं यहाँ पे लिमिट भी लगा दूं, मान लो कि जेड नोट से लेकर जेड पॉइंट तक। बात समझ में आ गई। अब कई बच्चे क्या कहेंगे, सर ये वाली वैल्यू आपने कहाँ से लिखी है। भाई एक बात बताओ सारे बच्चे मुझे,
अनिश्चित समाकलन इंडिफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है? एफ डैश जेड बराबर में एफ ऑफ जेड, है कि नहीं है? बात समझ में आ गई आपको? तो जैसे ही मैं यहां से आपका ये डैश वाला अवकलन उठाऊंगा तो इस साइड में क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड बराबर में डी जेड, डी जेड। अब वहां पर हमने क्या करा? कोई अलग पॉइंट माना है कि कैपिटल एफ जेड बराबर में एफ टी डी टी, और ये एफ टी डी टी जो हमारे पास पॉइंट है, ये किसी आप ये जो आपका डोमेन का है, ये रहा डोमेन जी, इस डोमेन जी के अंदर ही कहीं पे कोई पॉइंट होगा, और ये जेड और जेड नोट ये भी। मतलब कुल मिला के बात ये है कि सारी जो चीजें चल रही हैं वो आपके इस डोमेन जी के अंदर, मतलब ये आपका जो एफ टी डी टी फंक्शन है ये भी इसी के अंदर है, आपके जी के अंदर, और ये जेड पॉइंट है, जेड नोट पॉइंट है। इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन में भी दे रखे हैं, देखो ए और बी पॉइंट जो हैं। भाई आपको पता है इस डोमेन के अंदर तो इन्फिनाइट एलिमेंट है, तो जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हो। ठीक है, ये तो रही कॉन्सेप्ट समझाने की बातें। ठीक है, बाकी सारा सब कुछ आपको पता है, पूरा फिक्स है मामला। लेकिन हम ये नहीं मान के चल रहे कि फिक्स है, हम जितना हो सकता है समझने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं है? भाई आपके पास डोमेन है, उस डोमेन के अंदर ये पॉइंट है आपके, तो हैं उसमें अपन क्या कर सकते हैं, हमने इसका यूज कर लिया, सिंपल सी बात है। अब यहां पे इसको मिटाता हूं मैं। अब सुनना, ये मैंने लिख दिया ना, लिख दिया भैया आराम से। अब मुझे एक बात बताओ, आपको स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? अब क्या बच्चे क्या थोड़े से कंफ्यूज होंगे, हालांकि उन्होंने अभी तक कंप्लीट तरीके से स्टेटमेंट नहीं पढ़ा होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है मुझे, पूरी। अब मुझे एक बात बताओ, ये समीकरण नंबर एक तो मैंने मान लिया, ठीक है, लेकिन आपको दिया गया है स्टेटमेंट में ही दिया गया है कि जो फाई जेड आपका है वो स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकलन है, इनडिफिनाइट इंटीग्रल है। अब प्यारे बच्चों, कल की जो थ्योरम थी जो हमने बहुत माथापची करके एकदम आराम से समझी थी, उस थ्योरम के स्टेटमेंट के लास्ट में मैंने क्या करवाया था कि कोई भी दो अनिश्चित समाकल, कोई भी दो इंडिफिनाइट इंटीग्रल का माइनस उनका अंतर क्या होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। आई एम राइट? क्या होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, सुनना, एक फाई जेड तो मेरे पास में ये रहा, और एक हमारे पास में एफ जेड ये रहा। सपोज करो मैंने ये लिख दिया, मान लो फाई जेड माइनस का कैपिटल एफ जेड बराबर के, समीकरण नंबर 2। मतलब दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, मैंने के बराबर मान लिया। बताओ, मैंने एक भी ऐसी कोई बात नहीं है जो कोई गलत बोली हो, या फिर आपको लगता हो कि यार ये पता नहीं कहां से मान लिया और हमें समझ में नहीं आया, मुझे नहीं लगता ऐसा। तो बताओ भाई फटाफट से। पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया कि हमने एफ जेड जो है माना है एक दूसरा एनिश्चित समाकलन है, और एक आपको दिया गया है फाई जेड। तो मैंने स्टेटमेंट की कंडीशन का यूज करके फाई जेड माइनस का एफ जेड बराबर में के लिख दिया। कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, यहां से उतारना चालू करेंगे, फटाफट यहां तक उतार लेंगे। अगर ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद आ गए एग्जाम के अंदर, अगली 5 मिनट के अंदर आप पूरा इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा डेरिवेशन होगा आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फटाफट इसको उतारो और फिर मैं आगे चलता हूं। किसी का कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो मुझे बता सकता है। पर्सनली आप लिख भी सकते हो, यहां पे समीकरण नंबर जो 2 है यहां पे लिख भी सकते हो कि भैया हम जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम टू इंडिफिनिट इंटीग्रल, बीच में अगर नेगेटिव लगाएंगे अपन तो उसमें क्या हो जाएगा? कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको लैंग्वेज बना के लिखनी है, अगर जैसा लिखना चाहो वैसे लिख देना। भाई कोई भी दो इंटीग्रल हैं उनके बीच का एडिशन जो होगा, एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन, वो क्या होगा हमारे पास में? किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। लिखना है बस आपको, आपकी इच्छा हो जैसे लिख दो। ठीक है।
हाँ भाई, तो लिख लिया होगा, ऐसी बात नहीं है। और जिसने नहीं लिखा हो फटाफट लिखेंगे, टाइम नहीं लगाओ भाई। मैं आपका कमेंट देखता हूँ एक बार। और यहाँ पे प्रियंका ने जवाब दे दिया है कि संजू भाई मैं नहीं भेज सकती नोट्स, आप दिशांत से ले लेना। हाँ भाई संजू, तू टेंशन क्यों ले रहा है भाई, मैं बैठा हूँ ना यार, मैं बैठा हूँ भाई। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो भाई, लिख लिया सभी ने, डन है मामला। अब सुनो भाई, आगे चलता हूँ मैं। और भैया ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना। और जो आप 1 GB डला रहे हो, उस 1 GB में कितनी क्लास आपकी चल पा रही है? ज़्यादा नेट तो नहीं खर्च होता होगा मेरे हिसाब से, मतलब वही 300 350 MB के समथिंग में देखोगे आप, तो लगभग खर्च होता होगा आपका ना, लाइव क्लास के अंदर भी। अब क्वालिटी आप 720 पे देखोगे तो ज़्यादा लगेगा, साफ सी बात है। ठीक है, अब सुनो भाई, इसको मिटा दूं मैं। प्यारे बच्चों, दोनों को समझ में, दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए हैं ना। अब सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, कॉम्प्लेक्स एक ऐसा पेपर है आपका, इस पेपर में आप 40 में से 40 नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, पेपर नंबर जो आपका फर्स्ट आएगा एलजेब्रा का, उसमें क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन और ज्यादा है, वहां पे क्वेश्चंस बनने के चांस और भी ज्यादा होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाते हैं वहां पे। और जो आपका पेपर नंबर थर्ड है डायनेमिक्स वाला, वो भी फुल में से फुल नंबर दिलाने वाला पेपर है, क्योंकि सब में क्या कैलकुलेशन है। अब ये वाला पेपर भी थोड़ा ऐसा ही है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, समय का नंबर 1 और 2 मुझे पता है, लेकिन एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया था कि ए और बी दो हमारे पास बिंदु हैं जो कहाँ बिलोंग करते हैं, जी के अंदर बिलोंग करते हैं, हम जानते हैं इस बात को। तो एक काम करो, हमने क्या करा, जेड बराबर एक बार लिया ए बिंदु, ठीक है, और एक बार मैंने क्या करा, जेड बराबर लिया मैंने बी बिंदु। लो फटाफट से देख लो फटाफट क्या होता है। तो मैंने वहां पे क्या किया, समीकरण नंबर 2 में मान रखा है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, एकदम आराम से इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जब मैं मान रखूंगा, तो देखो मैंने ए रखा, तो ये हो गया हमारे पास 5a माइनस का fa बराबर में k, सही है ना। समीकरण नंबर 3 नाम दे दो इसको। वैसे यहां पे रखोगे आप, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास हो जाएगा 5b और माइनस का fb बराबर में k, और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनना, अब यहां पर इधर लिख रहा हूं मैं ना, इधर कर रहा हूं सारा काम। अब एक बात तो, समीकरण नंबर 3 और 4 हैं, इधर आरएचएस साइड में दोनों की तरफ के है, कांस्टेंट है, तो आपका एलएचएस पार्ट जो है आपस में बराबर कर सकता हूं मैं। तो समीकरण नंबर 3 इसको 4 लिखो ना यार, समीकरण नंबर 3 बराबर हमने कर दिया 4। मैंने देखा यार आराम से, 5a माइनस का कैपिटल एफ ए बराबर 5b माइनस का कैपिटल एफ बी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मतलब जो वैल्यू जहां पर आ सकती है उसको पास उसके लिए आते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस फाई, मतलब इसको इधर ले जाते हैं, फिर कैसे भी कर लो काम बराबर ही है हमारा। जैसे मान लो कि ये 5b हमारे पास टर्म है ना, इस 5b को मैं लेके आऊंगा इधर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5a माइनस का 5b, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये जो टर्म है इधर जाएगी हमारे पास में, तो वही बात है, कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस का एफ ऑफ बी, और प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए।
ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो इसको लिख लो आप, फाइव ए माइनस का फाइव बी बराबर कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस का कैपिटल एफ ऑफ बी। तो अब एक बात ध्यान सुनना, एक बार मैं चेक करता हूं अपनी थ्योरम के अंदर कि मुझे स्टेटमेंट चाहिए किस प्रकार से। मुझे चाहिए स्टेटमेंट यहां पे, अगर आप खुद देखो थ्योरम के अंदर, आप जाके देखो, जब मैंने थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवाया था तो आपको दिखेगा इधर कि एफ जेड डी जेड बराबर फाइव बी माइनस का फाइव ए। तो यहां पे देखो हमने क्या है कि फाइव बी माइनस का फाइव आना चाहिए। क्या करना है भैया, सिंपल सा काम है, आप इधर माइनस कॉमन लोगे, उधर भी माइनस कॉमन ले लो, दोनों तरफ से माइनस कॉमन लोगे तो फाइव बी माइनस का फाइव ए बन जाएगा बराबर, उधर क्या आ जाएगा हमारे पास में, वही एफ बी माइनस का एफ ए। अब देखो ये बात है ना, मैंने जान पूछ के आपसे कही, क्योंकि अब बच्चे क्या रटते हैं, अब ये रटने की कहाँ जरूरत पड़ रही है बताओ। सवाल में अगर मुझे फाइव बी माइनस का फाइव ए लेके आना है इज इक्वल टू के अंदर, तो मुझे बनाना पड़ेगा उस चीज को। तो कैसे बनेगा वो आपको मैंने बता दिया है। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मतलब कहने का क्या है कि देखो आप ध्यान से देखोगे, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ जेड डी जेड बराबर में क्या है, उधर आरएचएस में फाइव बी माइनस का फाइव ए। तो आप देखो फाइव बी माइनस का फाइव ए तो मैं लेके आ चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, इस फाइव बी सॉरी एफ बी माइनस का एफ ए है, इसकी जगह इंटीग्रेशन को कैसे न कैसे मतलब लेके आना है। बाकी हमारा काम बन चुका है, बाकी भैया हमारा काम है वो बन चुका है। तो अब मैं कैसे लेके आऊंगा भैया, अब सुनना ध्यान से। अब समीकरण नंबर जो एक है ना वो हम काम में लेंगे, इसको मिटा दूं मैं। अब ये मेरे कोई काम नहीं है क्या? बिल्कुल, देखो इससे कोई काम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा काम पड़ेगा अभी इससे। इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूं मैं, इसको मैंने काम में ले लिया है, ठीक है। और इतना सा तो मिटा सकता हूं ना मैं। और ध्यान से देखना, मैं वहां से इधर आया हूं, कहीं आप पूरा ऐसे उतार लो, नीचे ऊपर नीचे हो जाए मामला, कई उतार लेते हैं जिनको पता होता नहीं है। सुनो भाई, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट की सहायता लूंगा, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट में जेड बराबर ए रख दो और जेड बराबर बी रख दो। रखो फटाफट से, जेड बराबर ए जेड बराबर बी रखोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, देखो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड नोट से लेकर ए और एफ टी डी टी। सही है ना? ये समीकरण नंबर मिलेगा मेरे पास आ गया। चार तो ये दे दो, पांच इसको दे दो और छठा यहां बना दो। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एफ ऑफ बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड नोट से लेकर, दिख रहा होगा आपको, ये हमारे पास बी और एफ टी डी टी। समीकरण नंबर सात आपके पास में है। अब मुझे एक बात बताओ, समीकरण नंबर देखो एफ बी माइनस का एफ ए। अब जो भी आपके पास में यहाँ पे वैल्यू एफ ए की आ गई, एफ बी की आ गई, समीकरण नंबर 6 और 7 की सहायता से समीकरण नंबर 5 में मान को पुट कर दो। तो अगर सारे बच्चों का ध्यान अगर बोर्ड पर होगा तो एक ही मिनट में इसका आंसर आपके सामने होगा। क्या राइमिंग बैठी है कि नहीं है? और मिर्जापुर तो देखी होगी आप सभी ने, पढ़ाई की जगह पढ़ाई भैया। और जब मजे करेंगे तो मजे भी खूब करेंगे, ठीक है। सुनो भाई, अब सारे बच्चों का ध्यान इधर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इधर हमारे पास में फाइव बी माइनस का फाइव ए हमारे पास ऐसे कैसे है, इज इक्वल टू में, अब आप देखो वहां पे फाइव बी का मान कितना है, इंटीग्रेशन जेड नोट से लेकर जेड, ठीक है, एफ टी हमारे पास में है और डी टी हमारे पास है, माइनस लगा दो बीच में। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, देखो इंटीग्रेशन हमारे पास में है जेड नोट से लेकर कहां पे भैया, ये रहा, जेड नोट से लेकर ए तक है, और हमारे पास एफ टी डी टी है। क्लियर है ना? मैंने क्या करा है, सिंपल इन दोनों का जो मान है उठाकर समीकरण नंबर 5 में रख दिया भैया। अब एक स्टेप ध्यान से समझ लेना, 100 में से 99% बच्चे गलती कहां करते हैं, यहां करते हैं। अब सुन लेना,
उनको क्या होता है, आंसर रटा हुआ होता है, तो वो इस बात पर गौर ही नहीं करते। क्या बात, देखो ये हमारे पास यहाँ पे बी आएगा भैया, इंटीग्रेशन जेड नोट से लेकर बी एफ टी डी टी। एक काम करो, मैं इसकी लिमिट चेंज कर रहा हूं, जैसे लिमिट चेंज करूंगा आगे नेगेटिव आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ए से लेकर जेड नोट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ टी डी टी। अब सुनना ध्यान से, मैं चल रहा हूं ए से जेड नोट पे, फिर मैं चल रहा हूं जेड नोट से बी पर। वो कल वाली कहानी आ गई, हम लिमिट को मर्ज कर रहे हैं, लिमिट को एक साथ लिख रहे हैं। भाई मैं ए से जेड नोट के पास गया, फिर जेड नोट से बी के पास गया, तो कुल मिला के बात क्या है, आपका इंटीग्रेशन तो सेम है, एफ टी डी टी एफ डी टी। ए से मैं जेड नोट के पास गया, जेड नोट से बी के पास गया, तो मैं ऐसा कह दूं, मैं ए से बी के पास गया था, तो इंटीग्रेशन ए से लेकर बी गया था मैं, और यहाँ पे एफ टी डी टी मेरा इंटीग्रेशन आ गया है, और इज इक्वल टू में देख लो आप, ये आपका फाइव बी माइनस का फाइव ए, और यही आपका आंसर था। देख लो भैया आराम से देखो, ये आपका आंसर था। यही इक्वेशन जो आपकी है, ये मतलब मूलभूत प्रमेय कहलाती है, किसकी, समाकलन गणित की मूलभूत प्रमेय आपके सामने है, देख लो आराम से। एक एक चीज, एक एक पॉइंट को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पॉइंट आउट किया है और लिखा है भैया, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ भाई फटाफट लिखो, और पूरे स्टेटमेंट में ध्यान से देख लेना। जब अपन यहाँ पे एफ टी डी टी हमारे पास में है और एफ टी डी टी मेरे पास में है, और ए से लेकर बी हमारे पास में एफ टी डी टी करेंगे ना, तो यहां पर आप ध्यान देना कि जो आपका फंक्शन ये एफ टी डी टी है, ये आपका चेंज होगा किसके अंदर, एफ जेड डी जेड में, ठीक है। क्यों होगा ये मुझे पता नहीं है, अब सोचना, अभी इसका उतार भी लो आंसर, साथ साथ में ये भी सोचो कि मैंने एफ टी डी टी, अब देखो आप आंसर की तरफ देखोगे ना, आंसर देखो थ्योरम का आंसर देखोगे, तो वहां पे फाइव ई माइनस का फाइव ए बराबर एफ जेड डी जेड लिखा हुआ है, और ए से बी आपकी लिमिट लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, एफ टी डी टी जो है वो एफ जेड डी जेड में क्यों बदल गया, आप देखना, ठीक है। अब सोचो, मतलब अभी बताऊंगा आपको मैं आंसर तो, लेकिन सोचो क्या हो सकता है इसका कारण है। पूरा थ्योरम समझ में आया कंप्लीट, एक एक बात समझ में आ गई आपको। समीकरण नंबर 3 4 बराबर कर दिया, बराबर कर लिया, फाइव बी माइनस का फाइव ए जो हमें चाहिए था वो ले लिया, फाइव बी माइनस का फाइव ए, फाइव बी का मान निकाल दिया, फाइव ए का मान निकाल लिया, दोनों का मान यहाँ पे पुट भी कर दिया, पुट करने के बाद देखा लिमिट को ऊपर नीचे कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो जेड नोट से बी, ए से लेकर जेड नोट हमारे पास, अब उसके बाद ए से लेकर बी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे सही कर लो, वैसे तो इसको मैं एफ जेड कर रहा हूँ यहाँ पे। अब क्यों कर रहा हूँ वो तो मैं दूँ मतलब अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से कारण दे देंगे उसका, लेकिन आप खुद सोचो ना कि इसका आंसर आपने ये एफ जेड में क्यों लिखा है, आप एक बार देख लो फटाफट। यहां तक लिखने के बाद कमेंट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी ये वाला डाउट तो मैं आपको बताऊंगा। ये तो सभी के मन में रहता ही है कि सर ये क्यों चेंज कर दिया आपने, और ऐसे आप इंडिकेट कर लेना थोड़ा सा कि भैया यहाँ पे आपको ध्यान देना है। कभी कभार एग्जाम में क्या जल्दी जल्दी में आप एफ टी डी टी भी लिखाओगे वहां पे, और आपका पूरा चार में से आपको जीरो मिलेगा। हाँ भाई फटाफट से लिखो, नोट डाउन करो, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो भैया।
और संजू कुमार कह रहे हैं कि सर मैं बनाऊंगा आज व्हाट्सएप ग्रुप। कोई भी बना लेना, आपकी जैसी इच्छा हो। बाकी देखो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की वैसे आवश्यकता तो नहीं है, मैंने बता दिया था आपको कि भाई वहाँ पे अपने एप्लीकेशन पर भी काफ़ी अच्छा फीचर है, तो उसको यूज ही कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। वैसे आपकी इच्छा है बना लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है वो तो। व्हाट्सएप ग्रुप वैसे फ़ायदा रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में, लेकिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं, तो कौन ऐड करेगा उन सभी को, इसलिए अपना एप्लीकेशन पे सही है। एक काम कर लेना, जो बच्चे लाइव आते हैं उन बच्चों का बना लेना है ग्रुप, 4-5 बच्चों का, 10 बच्चों का। अगर इन बच्चों को डाउट आता है तो वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। और कोई बच्चा कहेगा कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, तो उनको ऐड कर देंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। और मेरे पास बना हुआ है ये तो व्हाट्सएप ग्रुप, तो भाई संजू को, प्रियंका को, ईशांत, दीक्षांत, शिवानी, इन 4-5 को ऐड कर देंगे। और एसपी शर्मा, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं उनको ऐड कर देंगे, क्योंकि डाउट से इन्हीं को मतलब होता है, बाकी जो बाद में रिकॉर्डर लेंगे उनको तो डाउट आएगा ही नहीं। जिनको आएगा उनको ऐड कर देंगे, ये सही है। बाकी पूरे बच्चों को ऐड करना बेकार है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि सर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मैसेज आते हैं मेरे साथ बहुत पर, और इतने सारे मैसेज आते रहते हैं, तो मैं इनका क्या करूँ बताओ। हाँ भाई, लिख ले सभी ने। तो प्यारे बच्चों लिख लो फटाफट से। उसका कारण भी आपको बताना है। कोई आपसे पूछे बच्चा तो बिल्कुल सेटिस्फाई करना है उसको। नहीं, पूछ लेते हैं आपके स्कूल में, पूछ, स्कूल में तो क्या क्या पूछेंगे, कॉलेज में पूछ लें आपसे, मान लो कि भाई इधर आ, ये बता दो ये कैसे होगा। तो वहाँ पर उनको ऐसे सेटिस्फाई करना है कि वो सामने से जवाब ही नहीं, मतलब पूछे ही नहीं। चलो भाई, लिख लिया सभी ने। अब सुनना मेरी बात। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये लो भाई, इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। अब देखो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कि इसका जो आंसर है आपने FZ DZ क्यों लिखा है, इसके पीछे काफी कारण है। देखो, पहला कारण है, अगर स्टेप नंबर मैं फर्स्ट की बात करूं तो पहला कारण तो ये हुआ कि भैया क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है 5B माइनस का 5A बराबर इंटीग्रेशन A से लेकर B FZ DZ। पहली बात, ये तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद रखना है। कुछ भी यहां पर लेके चलेंगे ना, तो वहां पर आपको लास्ट में FZ टिकाना ही टिकाना है। ये तो ठीक है बात। अब सुनना, ये आपका एक डोमेन जी है। इस डोमेन जी के अंदर सपोज करो ये आपके पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है। अब ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, वैसे हमारे पास कोई जेड नोट पॉइंट है जो अपन ने माने थे।
वैसे ही इस डोमेन जी के अंदर हमारे पास में एफ टी हमारे पास क्या है, एक दूसरा फंक्शन होगा। लेकिन ये जो आपका पूरा डोमेन जी है ना, ये डोमेन जी के साथ साथ में फंक्शन एफ जेड भी है। और फंक्शन जो आपका एफ जेड है ना, ये आपको दे रखा है एनालिटिक। क्या दे रखा है आपको? विश्लेषिक फंक्शन दे रखा है। मतलब कुल मिला की बात यह है कि आपका जो फंक्शन एफ जेड है ना, एफ टी जो आपने फंक्शन माना था, उस फंक्शन से बड़ा फंक्शन है। ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जो आपका एफ टी डी टी है, अगर ये आपके लिमिट कवर करता है, जैसे मान लो कि जेड नोट बिंदु से लेकर बी तक था, ये जेड नोट से लेकर ए पॉइंट तक था। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, आप यहाँ पे 2 लिए हो, 4 5 6 7, काफी सारे पॉइंट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे एफ टी डी टी लेट करके चले थे कि भैया मान लो कि भैया हमारे पास में एफ डी टी कोई ऐसा एक फंक्शन होगा, ठीक है, जो कि मतलब अनिश्चित समाकलन पर मान के चले थे। क्या मान चले थे? अनिश्चित समाकलन, इनडिफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है। तो हमने देखा कि यार यहां पर जो ये कैपिटल एफ जेड है, ठीक है, अब कैपिटल एफ जेड जो है ये अनिश्चित समाकलन माना था हमने, इंटीग्रेशन और एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, और आपकी जो लिमिट थी वो कहां से कहां तक मानी थी हमने? जेड से लेकर, जेड नोट से लेकर हमारे पास एक पॉइंट था जेड। ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी मैं बात करता हूं जनरल डेफिनेशन की, जो अपन ने लिखवाई थी उस टाइम पे, वो क्या था भैया? एफ जेड बराबर वही आपका इंटीग्रेशन और आपका एफ जेड डी जेड। और यहां पे लिमिट की कोई मतलब व्याख्या नहीं है कि लिमिट क्या होगी, क्योंकि लिमिट का कोई फिक्स नहीं है। लिमिट जो है ना, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, कुछ भी अपन ले सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला की बात यह है कि जब भी आप एन से समाकलन मानोगे एफ टी डी टी, तो ये तो क्या माना था हमने? डोमेन जी के अंदर कोई सा भी एक छोटा सा पॉइंट मान लिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू इनडिफिनाइट इंटीग्रल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, तो वहां पर आपका क्या होगा? एफ जेड बराबर क्या होगा? किसके? स्मॉल एफ जेड के। ठीक है। और देखो ये कोई इसका प्रॉपर रीजन नहीं है। प्रॉपर रीजन तो आपका ये होगा कि इस डोमेन जी के अंदर जितने भी सारे, जैसे अब ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है, जैसे अपने यहाँ पे अपन ने ए से लेकर बी पॉइंट माना, और ये दोनों इंटीग्रल जो है आपस में आपके मर्ज हो गए। ठीक है। मर्ज होने के बाद में जैसे मान लो कि आपको पता है कि एफ टी डी टी, एफ टी डी टी दो छोटे छोटे क्या है? इंटीग्रेशन है, समाकलन है। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना बिल्कुल तरीके से। भाई जो भी आपने इंडिफरेंट इंटीग्रल माना, वो क्या था? वो था आपका कैपिटल एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन जेड नोट से लेकर जेड। ठीक है। और एफ टी डी टी मैंने दो समाकलनों को जोड़ दिया, जैसे ये समाकलन है और ये समाकलन है। अभी प्रेजेंट टाइम में तो ये एफ टी है। कहने का मतलब क्या है? इस जी के अंदर दो छोटे छोटे इंटीग्रेशन है। ठीक है। जब मैंने उन दोनों छोटे छोटे इंटीग्रेशन को आपस में ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद उन्होंने एक बड़ा इंटीग्रेशन बना लिया। क्या बना लिया? बड़ा इंटीग्रेशन, जो कि एफ जेड के बराबर भी हो सकता है। समझे नहीं आप? देखो बात यह है कि समझना ऐसा है कि भैया कभी भी कोई पूछ लेना, ऐसा आंसर दो कि भैया यार ऐसा तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं था, ये कहां से पढ़ लिया आपने। ठीक है। अब सुनना, मैं आपको तीनों चारों कारण जो मैंने अभी आपको बताए थे, उस सारे कारण एकदम मर्ज करके बताता हूं आपको, है ना। जिससे क्या है कि आप भी बोलोगे कि यार वास्तव में समझाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। देखो आप एक बार, हमने क्या कहा स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर, देखो सुनो, ये आपका है स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसमें मैंने क्या कहा आपसे कि भैया क्वेश्चन को तो ध्यान में रखना ही रखना है, वो तो छोड़ो, उसकी तो बात ही अलग है। यहाँ पे एक हमारे पास डोमेन जी है, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन हमारे पास एफ टी हमने माना था। ठीक है। और उसका जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक माना था? जेड से लेकर हमने जेड जेड नोट से लेकर जेड तक, ऐसे कुछ माना। इसके अंदर जी के अंदर ही हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, जेड नोट पॉइंट भी है। अब इसके साथ साथ मैंने क्या कहा कि भैया जो जी हमारे पास डोमेन जी है ना, उसमें आपका जो ये स्मॉल एफ जेड है ना, ये भी आपका क्या है? आपका फंक्शन है, जो कि
एनालिटिक विश्लेषक है। अब आपको पता है विश्लेषक होगा तो एवरी पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय होगा, डिफरेंशियबल होगा। और साफ सी बात है, जो इंडिफिनाइट इंटीग्रल, जो अनिश्चित समाकलन होते हैं वो क्या होते हैं, एफ डैश जेड बराबर इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ही तो होता है। मतलब पूरा कंप्लीट पोर्शन डिपेंड किस पे करता है, अवकलन पर। अगर पॉइंट आपका, जो बिंदु आपको दे रखा है, अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो आप वहां पर इंडिफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन लगा ही नहीं सकते। तो आपको पहले दे रखा है कि जो आपका स्मॉल एफ जेड है वो एनालिटिक बन गया है। ठीक है, अब देखना, ये तो चलो बात होगी नॉर्मल जनरल बात होगी जिसमें अपन इंडिफिनिट इंटीग्रल को एंटर करवाते हैं। अब सुनना, स्टेप नंबर सेकंड मान लो आपका, जिसमें आपने अभी लेट करा था कि भैया ये जो का आपका कैपिटल एफ जेड है ये इंटीग्रेशन एफ टी डी टी के बराबर है, और लिमिट यहाँ पे जेड नोट से लेकर जेड आपने लगा दी। अब मैंने क्या किया, सुनना मेरी बात, मैंने क्या किया, वहां पे दो इंटीग्रेशन थे, एक तो ये रहा और एक और इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे ऐड करा था, वो है हमारे पास में एफ टी डी टी। और लिमिट हमारे पास इनकी क्या थी भैया, एक की तो थी जेड नोट से लेकर बी तक, और एक की थी हमारे पास में जेड नोट से लेकर ए तक, नहीं सर ए से लेकर जेड नोट तक। अब देखो मेरी बात सुनना, ना तो मुझे पता है और ना ही आपको पता है कि इस ये जो इंटीग्रेशन आपके हैं ये दोनों इंटीग्रेशन इस पूरे डोमेन जी को भी कवर कर सकते हैं या फिर एक छोटा सा एरिया भी कवर कर सकते हैं। मैंने जो बात अभी कही है ना, यही इस बात का मतलब ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। मतलब आप सोचो पूरी थ्योरम को समझाने में कुछ भी टाइम नहीं लगा, लेकिन छोटे से स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं कितना डीप में जा रहा हूं। मैंने क्या कहा आपसे कि जो आपका डोमेन जी है, इस डोमेन जी को पूरे को बनाने के लिए ये दोनों इंटीग्रेशन जो हैं वो मिलकर बना सकते हैं। मतलब हमें पता नहीं है, ना ही आपको पता है कि ये जो दोनों इंटीग्रेशन है मिलकर एक छोटा सा पार्ट भी बना सकते हैं, ये छोटा सा एरिया बना सकते हैं, और इस पूरे डोमेन जी को भी कवर कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं, मैंने क्या कहा, पूरे डोमेन जी को कवर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि अपन को लिमिट क्या मिलती है। भाई लिमिट मान लो अपन को एक ऐसी लिमिट मिल गई जिसके द्वारा इस पूरे डोमेन जी को ही इसने कवर कर लिया। मतलब जैसे ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन ने कंप्लीट डोमेन जी को ही ओवरलैप कर दिया, कवर कर दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एफ टी डी टी को मर्ज करने के बाद सिंपल तरीके से वहां पे एफ जेड चिपका सकता हूं। ठीक है, और यहां पे लिमिट ए से भी। तो कुल मिला के बात क्या है कि यहां पर एफ जेड डी जेड लिखा है, वो भी मैंने एक अस्थायी तरीके से लिखा है, कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे एफ जेड डी जेड आएगा, कोई फिक्स नहीं है। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि दोनों जो आपके समाकलन है, ये वाला समाकलन और ये वाला समाकलन, दोनों समाकलन भी मिलकर पूरे जी का निर्माण कर सकते हैं, पूरे एफ का निर्माण कर सकते हैं। सपोज करो मैंने एक कोई दूसरा फंक्शन ले लिया, मान लो ये हमारे पास में स्मॉल एफ, और मतलब यहाँ पे मान लो ई फंक्शन है कोई, ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ये भी आपका एनालिटिक है, एनालिटिक है हमारे पास। अब अगर सवाल में आपसे बोला जाता कि आपको ये हमारे पास में जो वैल्यू है एफ ई और डी के बराबर लेके आना है, तो वहां पर वो भी कर सकते थे अपन। क्यों कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि लिमिट क्या होगी, और मतलब ये जो इंटीग्रेशन आपका होगा किसके बराबर होगा। बस ये तो क्या है कि अपन ने थ्योरम कर रहे हैं अपन, और थ्योरम में अपने अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि भैया यहाँ पे जो लिमिट है वो जेड नॉट से लेकर बी है, और ये फिक्स नहीं है लिमिट, आपकी इच्छा से कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर जब दोनों इंटीग्रेशन को अपन ने मर्ज किया, तो ये दोनों इंटीग्रेशन मिलकर ये आपका बड़ा इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बना रहे हैं। ठीक है, और आपको कोई टीचर कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि भैया क्या एक बात बता, ये फिक्स है हमेशा यही बनेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे अलग होगा, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं अपन, थ्योरम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं समझ में आपको आया होगा, थोड़ा बहुत जितना भी समझ में आया है कैच आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, वो आएगा समझ में। ठीक है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जरूर आप याद रखना, यही आपका काम का है। ठीक है, बाकी आप देख लो, मैंने पूरा स्टेटमेंट जो है, पूरी जो बातें हैं एक एक करके बता दी हैं। अब देखो साफ सी बात है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, थोड़ा सा,
एक बार लेक्चर को वापस देख लेना, जहां से मैंने लॉजिक बताना शुरू किया ना वहां से पीछे करके आप थोड़ा सा दोबारा देख लेना। मैं कह रहा हूं आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, अरे तो भाई पढ़ाई तो कर लिया करो यार, कमेंट कर रहे हैं। अब कमेंट ये करो कि आपको जो मैंने लॉजिक सामने सिखाया है वो समझ में आपको आया कि नहीं आया। हालांकि लॉजिक कोई बताने लायक लॉजिक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि चलो बच्चों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये एफ जेड क्यों आया है। बाकी मैं बोल देता कि आया होगा, अपन को क्वेश्चन में लेके आना है इसलिए लेके आ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बोल सकता था मैं। लेकिन अब लाइव जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कुछ तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और कल मिलेंगे अपन एक नए जोश के साथ में। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।